जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो हम लोग 2015 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा बीच में रह गया था। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने ये सारे हिल्स जो है मैप के ऊपर देखे। ठीक है, यहाँ से हमने ये वाला चीज़ गलत किया और आंसर आ गया हमारा वन ओनली। ठीक है, अब ये जो प्लेसेस है दोस्तों, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, तो इनके बारे में थोड़ी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आगे चल के आर्ट एंड कल्चर में रिलीजियस हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए ओमकारेश्वर के बारे में हमने पहले ही देखा था, ये नर्मदा रिवर के पास है, नर्मदा रिवर के पास है और ये शिवा से एसोसिएटेड है। ठीक है, शिवा से एसोसिएटेड है। श्रीशैलम देखिए दोस्तों, ये जो है लॉर्ड मल्लिकार्जुन, ठीक है, लॉर्ड मल्लिकार्जुन से एसोसिएटेड है ये, इसे श्रीशैलम टेम्पल भी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो शिवा प्लस पार्वती, ठीक है, शिवा एंड पार्वती, इन दोनों का जो है यहाँ पे टेम्पल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, जो पार्वती जी है, इन्हें जो डिपिक्ट किया जाता है वो उनका नाम है यहाँ पे भ्रमारंबा। ठीक है, भ्रमारंबा, भ्रमारंबा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो अगला हमारा था पुष्कर वाला। ठीक है, पुष्कर जो है ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्रह्मा टेम्पल है। ठीक है, ब्रह्मा टेम्पल और पुष्कर लेक यहाँ पे फेमस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विथ रेफरेंस टू रौलट सत्याग्रह। ठीक है, रौलट सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है ये, कितने स्टेटमेंट है पहले हम देखते हैं। 3 स्टेटमेंट है, थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, विथ द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद, देखिए कोइंसाइडेड यानी कंटेम्प्ररी था कह रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2016 का जब हम देख रहे थे तब वहाँ पे साइमन कमीशन का मेंशन आया था एक ऑप्शन में, और मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन 1927 के आसपास आया था। रौलट सत्याग्रह कब हुआ था, जब 1919 में यहाँ पे एक रौलट एक्ट आया था, उसके अगेंस्ट में रौलट सत्याग्रह हुआ था। तो ये तो 7-8 साल का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो थर्ड तो गलत हो गया। फिर बचा क्या, वन ओनली, 1 एंड 2, मतलब फर्स्ट हमारा हर हालत में सही है। सेकंड देखते हैं, इन रौलट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। अब देखिए ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम स्वराज्य सभा बनाया था किसने, गांधी जी ने 1920s में प्रेसिडेंट बने थे इसके। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, इस ऑप्शन को यहाँ पे समझिए कि रौलट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का जो है यूटिलाइजेशन किया था। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने जो एक्सपीरियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गेन किया था उसका यूज़ किया था। अगर मैं कहूँ कि क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो एक्सपीरियंस यूज़ किया था उसे यूटिलाइज़ किया था। तो आप यहाँ पे समझिए ये स्टेटमेंट एक टेम्पलेट स्टेटमेंट है जो हमें बता रहा है कि हाँ गांधी जी ने यूज़ किया था होम रूल लीग को। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी और 1948 जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला तब तक उन्होंने अपने जो एक्ट्स है उससे हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इन्फ्लुएंस किया। तो यूटिलाइजेशन किसी भी चीज़ का यहाँ पे हो सकता है। हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कोई भी प्रीवियस एक्ट इम्पैक्ट कर सकता है हमारे अगले एक्ट को, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए बचा क्या अभी, सेकंड तो हमारा सही हो गया। फर्स्ट क्या कह रहा है, रौलट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी, एकदम परफेक्ट, ये हमारे स्पेक्ट्रम में एज इट इज़ मेंशन है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो रौलट एक्ट था इसे और क्या नाम था दूसरा, एनार्कियल। ठीक है, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है, तो ये रॉलट, जो सिडनी रॉलट नाम के जो ऑफिसर थे उनके नाम पे जो है ये सेडिशन कमेटी बनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब ये रॉलट एक्ट आया तो इसमें क्या लिखा था कि बिना किसी वारंट के किसी को भी यहाँ पे जो जेल में डाला जा सकता है, ऐसा इसमें प्रोविजन था। तो जो हमारे इलेक्टेड मेंबर थे जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालविया, मजहर उल हक, ठीक है, मजहर उल हक, इन्होंने देखिए रिज़ाइन किया था अपने पोस्ट से। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको एक CDS के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ये वाला जो फैक्ट मैंने आपको बताया वो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वेर रिसेंटली इन न्यूज़ विद द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस। देखिए रिसेंटली 2015 का पेपर हम देख रहे हैं, रिसेंटली की बात है तो उस टाइम का होगा ये। ठीक है, इबोला वायरस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितना ये वायरस है ना, इबोला वायरस, उसके बाद हमने एक जीका वायरस देखा था 2017 के पेपर में, ये मोस्टली अफ्रीकन ओरिजिन के होते हैं। कोविड-19 छोड़ दो, ये चाइना वालों का था। ठीक है, अब इबोला वायरस देखिए, जमाइका, हयाती, सूरीनाम, ये हमारे अमेरिकन कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन। ठीक है, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, साउथ ईस्ट एशियन, सीरिया, जॉर्डन, मिडल ईस्ट, और बचा के देखिए गिनी, सायरा लियोना एंड लाइबेरिया। यही हमारा यहाँ पे आंसर है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस साल का करंट अफेयर है, ठीक है। इबोला वायरस ये गिनी, सायरा लियोन एंड लाइबेरिया में आया था। अब ऐसे देखिए निपा वायरस भी न्यूज़ में आया था, ठीक है, 2-3 साल पहले। ये कहाँ पे ओरिजिन होता है? ये मलेशिया एंड सिंगापुर से ओरिजिनेट हुआ था। तो जब भी ऐसा वायरस कोई नया आउटब्रेक हमें दिखे जो कि बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है, तो उसका ओरिजिन ज़रूर याद रख लीजिएगा अगले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लाई ऐश प्रोड्यूस बाय पावर प्लांट यूजिंग कोल एज अ फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है इनके बारे में, थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। क्या कह रहा हूँ मैं, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना है हमें, और थर्ड से देखिए डायरेक्टली ये हटा दीजिए। क्यों? एनी डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, एंड इसमें बस सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इतना ही होता है। तो कितना एक्सट्रीम बात कर रहा है कि ये 2 ही चीज़ होगी और कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पे। तो सिंपली इसे हमें हटाना है, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ सकता इतना डिटेल में, ठीक है। तो जैसे ही हटा, हमारे पास देखिए थर्ड गया, फोर्थ गया, बचा 1, 2 एंड 2 ओनली, मतलब सेकंड हर हालत में यहाँ पे सही है। क्या कह रहा है ये, पढ़िए कैसे ऑप्शन बनाए। इट कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कॉन्क्रीट। अब पोर्टलैंड सीमेंट याद करिए, 2020 का हमने क्वेश्चन देखा था, जहाँ पे वो रोड टेक्नोलॉजी थी, ग्रीन रोड टेक्नोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन था। वहाँ पे हॉट मिक्स, कोल्ड मिक्स एंड पोर्टलैंड सीमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ था ऑप्शन में, याद करिए। तो क्या कह रहा है, फ्लाई ऐश सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट को रिप्लेस करने में यूज़ होगा। ऐसा नहीं लिखा कि ऑल ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये गलत हो जाता है। देखिए पॉसिबिलिटी की बात आ रही है, ये सही है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आजकल देखिए, पहले रेड कलर की जो है ब्रिक्स यूज हुआ करती थी, अभी जो ऐश कलर की यूज़ होती है वो मेनली फ्लाई ऐश से ही बनी होती है, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ठीक है। अब ये फ्लाई ऐश क्या है दोस्तों, ये जो कोल बर्न हो जाता है कोल थर्मल पावर प्लांट में, तो ये इसका जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसका यूज़ इस तरीके से करते हैं, ठीक है, फ्लाई ऐश का। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 2 इज करेक्ट, ठीक है। और देखिए फ्लाई ऐश का और क्या क्या यूज़ हो सकता है, तो ये एज अ सॉइल अमेंडमेंट यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, सॉइल अमेंडमेंट यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद देखिए ब्रिक्स बनाने में तो हमने देख ही लिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जब इसके यूज़ थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, विथ रेफरेंस टू डगोंग, ठीक है। डगोंग जो है एक मैमल है जो कि इंडिया में मिलता है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए अभी ये सोचिए कि चलो आपको डगोंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। थर्ड क्या कह रहा है, इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ एन हर्बीवरस मराइन एनिमल। अब इन तीनों में से मुझे बताइए सबसे ज़्यादा गलत आपको कौन सा लग रहा है। और देखिए अगर आपने यहाँ पे मास्टर वीडियो सेशंस और जो एक थिंकिंग हमने डेवलप करी थी उस हिसाब से समझोगे तो ये गलत है। क्यों? एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया कोई छोटा कोस्ट नहीं है, यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है, यहाँ पे लक्षद्वीप भी है, यहाँ पे और कोई छोटे मोटे आइलैंड्स होंगे। तो एंटायर कोस्ट यानी हर जगह पे 100% ये मिलेगा। अब इसी पर्टिकुलर ट्रैप को है ना थोड़ा सा जो है कनेक्ट करिए, 2022 में हमने क्वेश्चन देखा था जहाँ पे उन्होंने मोनाजाइट सैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है, और बोला था कि इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, एंटायर कोस्टल एरिया। तो सेकंड हटा के तो देखो बचा क्या, 1, 3 एंड 3 ओनली, ठीक है। अब थर्ड क्या कह रहा है कि इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1, करेक्ट है। अब बचा सारा फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ एन हर्बीवरस मराइन एनिमल, ये भी यहाँ पे सही है दोस्तों। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1 एंड 3। ये सेकंड हटा के हम 50-50 तक यहाँ पे आराम से पहुँच जाते हैं। अब ये एंटायर कोस्ट पे नहीं मिलता दोस्तों, ये गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ हमारा जो है डगोंग यहाँ पे मेनली मिल जाता है, और थोड़ा इसके आसपास यहाँ घूम के आ जाता होगा। बट एंटायर कोस्ट गुजरात इधर हमारा कोलकाता उधर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमने देखे डगोंग के बारे में देखा। इसका देखिए दूसरा नाम जो है वो है सी काऊ। अब सी काऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हर्बीवरस है, ठीक है, कार्निवरस नहीं है वो, ठीक है। तो एक गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे इनका जो है एविडेंस मिलता है, बट एंटायर कोस्ट पे नहीं मिलता है। अंडमान निकोबार भी मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी शेड्यूल 1 में ये आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर क्रिटिक्स ऑफ कोलोनियलिज्म इन इंडिया, ठीक है, क्रिटिक्स ऑफ कोलोनियलिज्म। अब कौन नहीं था भाई, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। डायरेक्ट आंसर लगा 1, 2, 3, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इस पर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने देखिए यहाँ पे पावर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया नाम का बुक लिखा था। इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक थे ये,
इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के ऊपर काम किया था। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इनिशियल ईयर्स थे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इन्हें देखिए दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर जो हिंदू न्यूज़पेपर आप अभी पढ़ रहे हो ना, ठीक है, ये हिंदू के संस्थापक थे 1878। ठीक है, और एक स्वदेश मित्रा नाम का एक न्यूज़पेपर था, ये डायरेक्टली मैं स्पेक्ट्रम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आर.सी. दत्त, इन्होंने एक किताब लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे जो इकोनॉमिक रूल था, कॉलोनियल रूल कैसे हम एक्सप्लोर किया, इन सब के बारे में बताया था आर.सी. दत्त ने। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है पर्सनैलिटीज हमने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट्स बेसिस पे क्वेश्चन है। कहता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन देता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये देता है वर्ल्ड बैंक, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है। फेडरल रिजर्व बैंक नहीं, ये यूएसए की आरबीआई है। यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नाम से पता चला यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये कब बनी थी? 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सिर्फ यूरोपियन बैंक है, तो सिर्फ यूरोप के यहाँ पे देश नहीं, यहाँ पे टोटल 5 कॉन्टिनेंट से यहाँ पे कंट्रीज़ है मेंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इंडिया इसका मेंबर है? तो हाँ, इंडिया ने इसे ज्वाइन किया एज अ 69th मेंबर। ठीक है, एज अ 69th मेंबर इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है EBRD को। अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक हमने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देखा है, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ है। फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। जापान सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है। इंडिया 4th नंबर पे आता है शेयर होल्डर के इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कहता व्हेन द RBI रिड्यूसेस द SLR, देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बाय 50 बेसिस पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। SLR रेपो रेट जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है, यहाँ पे अगर डिक्रीज होता है, क्या कह रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए SLR अगर रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाएगा तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपना जो लेंडिंग रेट है वो कम कर देगी। देखिए डी से पढ़ते, इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस, हटाइए, देख लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मे देखिए एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग कैपिटल इनटू अवर कंट्री, नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो कैपिटल कब लेके आएंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ेगा तब ये लेके आएंगे कैपिटल, क्योंकि इनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो ये हट गया। इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली, हटाइए, तो बचा गया हमारे पास सी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो ये जो रेशो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, तो कमर्शियल बैंक को यहाँ पे कुछ पैसा रखना पड़ता है इन कैश, गोल्ड या फिर बॉन्ड्स। ठीक है, ये RBI जो है यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस देता है कि इतना जो है तुम्हें SLR में पैसा रखना है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि बैंक रन जैसी सिचुएशन ना हो। ठीक है, बैंक रन जैसी सिचुएशन ना हो, अगर इन जो डिपॉजिटर है अपना पैसा मांगने आ जाए तो बैंक के पास कुछ लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये SLR CRR ये कौन डिसाइड करता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। याद करिए 2017 वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमने देखा था, इसमें 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, RBI गवर्नर इसका चेयरमैन होता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट है तो 2020 मेंस GS3 वाला क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर का एप्लीकेशन बताइए। और ये PYQ में मेंस के ऑलरेडी पहले ही आ चुका है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होगा। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, यार जीन थेरेपी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, हमने क्रिस्पर कैस, ये सारी चीज़ें देखी। और जीन थेरेपी बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो लेवल पे जब हम DNA RNA इनके साथ डील कर रहे हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं 0.1% तो यूज़ आता ही होगा। और यहाँ पे कैन बोला है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल। देखिए वर्ड देखिए यार, नहीं चाहता हो कि आपको पता हो कि नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ में कहाँ पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो रही है, नहीं। ठीक है, ये क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, अभी नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक के डायमेंशन में जब यहाँ पे काम करा जाता है, ठीक है, मटेरियल स्ट्रक्चर पे, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सिर्फ हेल्थ में है क्या, नहीं, इसका देखिए एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, स्पेस, एग्रीकल्चर, फूड, हर जगह पे जो है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ है। सॉफ्टवेयर वाले में भी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला जो सिस्टम है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट।
ठीक है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय, 2016 का क्वेश्चन याद करिए, मैंने आपको बताया था फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस वाला हमने देखा था, जिसमें डी ऑप्शन जो था वो क्या था, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी, और मैंने बताया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर, तो ये है यहाँ पे APMC इनेक्टेड बाय स्टेट, ठीक है, बाय स्टेट। यहाँ पे ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग नहीं है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी नहीं है। आंसर है हमारा यहाँ पे बी। तो जो मार्केट है एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है स्टेट के अंदर आता है, तो इसके जो मार्केट्स है वो भी स्टेट यहाँ पे देखेगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों हमारा गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन। तो देखिए अगर ये गंगेटिक डॉल्फिन है तो सिर्फ गंगा में मिलती है, नहीं, ये मेघना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश इन जगहों पे मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शेड्यूल 1 में आती है हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन के, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, एक विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, क्या है नाम, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, कहाँ पे है, भागलपुर बिहार में, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट देखिए साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हमने देखा था भितरकनिका में मिलता है, ठीक है। ऑलिव रिडले टर्टल, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों ये स्मॉल टर्टल होते हैं, छोटे साइज़ के, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो देखिए इंडिया में ये अंडमान निकोबार के आसपास हमें देखने को मिल जाएंगे, लक्षद्वीप में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगे, बंगाल, गुजरात। अब अगर मैं कह दूँ कि ऑलिव रिडले टर्टल एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया पे मिलता है तो गलत, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे ये मिल जाता है, ठीक है। बट मेनली देखिए इनका एक नेस्टिंग साइट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और न्यूज़ में करंट अफेयर में हर बार आता है, ये है दोस्तों गहीर माता, ठीक है, गहीर माता, गहीर माता सेंचुरी कहाँ पे है, ये ओडिशा में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये जो है मास नेस्टिंग साइट है, ठीक है, मास नेस्टिंग साइट है जो कि ब्राह्मणी एंड बैतरनी रिवर के माउथ के ऊपर सिचुएटेड है। तो याद रखिए गहीर माता जो रीजन है ये ओडिशा में है, ऑलिव रिडले टर्टल की मास नेस्टिंग साइट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। बाकी इतना ही था इनके बारे में। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते घड़ियाल, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे घड़ियाल भाई साहब, तो ये देखिए फ्रेश वाटर जो है ये क्रोकोडाइल है, ठीक है, फ्रेश वाटर है जो कि नर्दर्न पार्ट में मिलते हैं, स्पेसिफिकली चंबल रिवर में मिलते हैं, ठीक है, चंबल रिवर जो कि जाके मिलती है यमुना को। अब अगर आपने ये वाला चीज़ सुना है तो आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए जहाँ पे हमने सीधा देखा था 2017-18 में आया था कि इफ़ यू वांट टू सी अ घड़ियाल इन हिज नेचुरल हैबिटेट विच प्लेस यू मे विजिट, देख रहे हो आप, ठीक है। फिर देखिए इसका सेकेंडरी हैबिटेट भी हमने देखा था, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, रामगंगा रिवर, ठीक है, सोन रिवर इन बिहार, तो ये भी इसके जो है हैबिटेट है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, इन चारों का हमने देख लिया है। और देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आगे अगर आता है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझनी है सबसे पहले कि एग्जामिनर ने कैसे ऑप्शन बनाए हैं। देखिए अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हमें पता है हमारे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट्स बनी थी इन्हें हमें पॉजिटिव सेंस में देखना है। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ऑप्रेस क्लास, ठीक है। और हमें पहले से पता है कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट का यहाँ पे जो है अपोज किया था, ठीक है। बट एक बार उन्होंने एक्सेप्ट किया था जब यहाँ पे देखिए 1916 का लखनऊ सेशन हुआ था जहाँ पे AC मुजुमदार कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तब यहाँ पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ में आए थे, ठीक है। बट एडवोकेटेड, देखिए चलो माना था उन्होंने कि हाँ हम एक्सेप्ट करते, बट एडवोकेट नहीं किया था कभी कि हाँ जो है यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड हटाइए, बचा 1, 2 एंड नन, ठीक है, नन एंड 1, 2। फिर देखिए इट वांटेड टू एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, देखिए यहाँ पे सोशलिज्म की बात हो रही है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ये अगर हमने कार्ल मार्क्स के बारे में अगर पढ़ा है तो उनके जो है फंडामेंटल्स में आता था कि प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप देखिए निगेटिव कैनोटेशन दिखाता है, और ये जो है कम्युनिज्म का यहाँ पे जो फिलोसॉफी थी। तो सेकंड भी हट गया, बचा क्या, नन ओनली। फर्स्ट देखते हैं, इट एडवोकेट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 and 2 हटाने के बाद चलो फर्स्ट हमें लग रहा है कि सही हो सकता है, बट ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे एज पर UPSC के ऑप्शंस जो है यहाँ पे हमें नन टिक करना है,
ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा टफ था क्योंकि इतनी आइडियोलॉजी और ये सारी चीज़ें हम याद नहीं रखते, बट थर्ड तो हम आराम से हटा सकते, तो 50-50 तक यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक है, 1, 2 एंड नन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, नो दे वांटेड, नहीं ऐसा नहीं था। और इंडिया में हमने इतना सारे जो मूवमेंट्स, आइडियोलॉजीज, ये सारी चीज़ें देखी है। ठीक है, और कभी ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट ये चीज़ तो नोटिस नहीं करी है। अब देखिए जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 1934 में इस्टेब्लिश हुई थी। किसने बनाई थी? जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इन्होंने मिलकर बनाई थी 1934 में। ठीक है, एक सोशलिस्ट ग्रुप था ये। अब सोशलिस्ट ग्रुप था तो ये देखिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ज़मींदारी के अगेंस्ट में इन्होंने जो है अपने काम करे थे, प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट में, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में, और अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन की ये बात करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी वाला। राज्यसभा, 3 स्टेटमेंट है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए कैन नॉट डिस्कस, यहाँ पे सीधा वही ट्रैप यहाँ पे सेट किया गया है जो कि हर बार सेट किया जाता है राज्यसभा लोकसभा की पावर के बीच में, कि जो मनी बिल, ठीक है, इससे रिलेटेड पावर है या नहीं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, ये गलत है दोस्तों। राज्यसभा कैन डिस्कस। ठीक है, राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, अमेंड नहीं कर सकती या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकती एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बट डिस्कस तो हर चीज़ की जा सकती है। थर्ड हटा दीजिए, बचा हमारे पास 1, 1 एंड 2, मतलब फर्स्ट हर हालत में सही है। राज्यसभा हैज़ नो पावर इधर टू रिजेक्ट एंड अमेंड द मनी बिल, एंड राज्यसभा कैनॉट वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट। देखिए डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे लॉजिक मैजिक की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर है हमारा 1 एंड 2। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा उनकी पावर कहाँ पे वो इक्वल है, कहाँ पे वो अनइक्वल पावर है। ठीक है, मनी बिल या फिर पैसे के संबंधित राज्यसभा कैसे यहाँ पे जो है इनका कम स्टेटस हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम जो है लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और उसी से घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों हमारा 1 एंड 2। ठीक है, राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट सही है। राज्यसभा कैन डिस्कस, ठीक है, ठीक है, कैनॉट डिस्कस गलत है, और बाकी नो पावर टू इधर रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। ठीक है, अब मनी बिल वाला आर्टिकल कौन सा है हमारा, तो ये आपका होमवर्क है, याद करिए, 2 से 3 बार हमने यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कह रहा है। ठीक है, 1919 यानी कौन सा एक्ट है ये, हमारा मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमने क्या देखा था, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है। कब आया था? 2016 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, अब इन्होंने क्लियरली डिफाइन क्या किया है, नन ऑफ द अबव, पता नहीं क्या है, पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइस रॉय, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। देखिए जुडिशरी का इतना कुछ प्रोमिनेंस नहीं था ब्रिटिशर्स के टाइम पे कि इतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविजन ले आएंगे। यहाँ पे देखिए सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो ज्यूरिसडिक्शन की बात करी थी, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बात हो रही है, और ये जो ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? डायरकी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डायरकी। यहाँ पे 2 तरीके के सब्जेक्ट होंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने 2022 के प्री में भी देखा था, तो समझ रहे हो आप, एक बार ही क्वेश्चन देखा था डायरकी का मतलब क्या है, एक बार ही देखिए ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन देखा, और यहाँ पे देखिए 2015 में पूछा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ। फिर देखिए यहाँ पे एक बार ही पूछा डायरकी का मतलब क्या है, शायद 2017 में आया था। फिर देखिए 2022 में पूछा कि ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस इंटरलिंकेज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चंस इंटरलिंक जो है हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द CPI नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर किया। आप देखिए यहाँ पे CPI में भी ये स्पेसिफिक चला गया, कहाँ पे? इंडस्ट्रियल वर्कर पे। और यहाँ पे आंसर है दोस्तों, देखिए इसका लेबर ब्यूरो देखता है, और लेबर ब्यूरो जैसे आपने देखा तो आपको याद आना चाहिए 2022 का क्वेश्चन, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ले ऑफ, कंप्लेंट्स ऑफ लेबर, ये कौन देखता है? तो लेबर ब्यूरो, ये वहाँ पे ऑप्शन में आया था। ठीक है, बाकी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, अब देखिए सीधा देखिए DOPT ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अगर ये CPI ये सारी चीज़ें देखनी है तो कोई ना कोई यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाली बॉडी आनी चाहिए। देखिए RBI ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा द लेबर ब्यूरो। अभी आगे याद रखिएगा, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो लेबर ब्यूरो है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स है, इनसे रिलेटेड भी चीज़ें देखता है। ठीक है, उसके बाद ये वेज रेट इंडाइसेस भी देखता है।
और ये जो लेबर ब्यूरो है दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है हमारे चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ एंड शिमला में, ठीक है। और ये जो लेबर ब्यूरो है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, अगर मिनिस्ट्री आ जाती है तो गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के कंटेक्स्ट में आइस क्यूब जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये क्या है, पार्टिकल डिटेक्टर। अब देखिए यहाँ पे हमने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर ऑलरेडी देखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने न्यूट्रिनो से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देख रखी है, हमने यहाँ पे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ रखा है जो 2016-17 के पेपर थे। अब यहाँ पे आइस क्यूब पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड इन साउथ पोल, साउथ पोल यानी अंटार्कटिका की बात हो रही है, ठीक है, अंटार्कटिका की बात हो रही है। आगे चल के अगर आइस क्यूब पे कोई क्वेश्चन बनता है तो बोल देगा इट इज़ सिचुएटेड इन आर्टिक रीजन, तो याद रखिएगा गलत है, ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, देखिए करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होगा। इट इज़ बरीड डीप इन द आइस, भाई साउथ पोल में है तो डीप इन द आइस हो सकता है। पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च द डार्क मैटर, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, टेलीस्कोप टू सर्च द डार्क मैटर। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पासिंग क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे सही है, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, देखिए तीनों चीज़ें सही है यहाँ पे। अब थोड़ा समझते हैं, सबसे पहले तो इंडिया का क्या रोल था इस आइस क्यूब लेबोरेटरी में, ठीक है। तो देखिए इंडिया का जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है, इसने यहाँ पे फंडिंग करी है इस आइस क्यूब जो यहाँ पे जो लेबोरेटरी बनी है, ठीक है। और ये जो आइस क्यूब लेबोरेटरी यहाँ पे बनी है, इसमें लीडिंग रोल किसका था दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉइन, ठीक है, विस्कॉइन का यहाँ पे लीडिंग रोल था। अब ये न्यूट्रिनो से रिलेटेड काम देखेगी तो न्यूट्रिनो के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये चार्ज लेस पार्टिकल है, जो कि न्यूट्रिनो अगर हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे तो यहाँ पे हमें जो है जो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, जो यूनिवर्स के जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनके बारे में हम जो है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। देखिए पावरफुल टेलीस्कोप है, सही बात है, देखिए कितना सिंपल है, पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च द डार्क मैटर, ठीक है। फिर क्या है, न्यूट्रिनो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, आइस के अंदर बरीड है, ठीक है। तो सिंपल से तीनों स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है ये, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी थी हमने देख लिया। आगे चल के अगर इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्वेश्चन बनाया जाएगा तो पूछेंगे कि आइस क्यूब जो है ये अंटार्कटिक में नहीं आर्टिक में है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, तो थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर एंड पीस क्लॉज अपीयर इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स हमने देखा था, क्या है, WTO। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसका है, WTO का है, ठीक है। वैसे ही ये जो सारे एप्लीकेशन है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें ये WTO से रिलेटेड है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन हमने WTO से रिलेटेड देख लिए हैं, ठीक है, 2016, 17, 18 इन सारे पेपर्स में, ठीक है। FAO हमने ऑलरेडी बहुत बार कवर किया है, UNFCCC कवर्ड है, UNEP मल्टीपल टाइम्स कवर किया है, 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था, नैरोबी केनिया में हेडक्वार्टर है, ठीक है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, WTO। देखिए कितना ज़्यादा रिपीटेशन है यहाँ पे ऑप्शंस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, कहता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो इसे समझिए कि नियर फील्ड मतलब आसपास के एरिया में ही कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड पढ़ते क्या कहता है कि NFC कैन यूज एनक्रिप्शन वाइल सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। एनक्रिप्शन यानी कि क्या है, अगर मैंने मैसेज भेजा कुछ तो इसे कुछ कोड में यहाँ पे एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, जिससे अगर किसी को कोड मिल भी गया तो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब समझ नहीं पाएगा, ये बस वही डिक्रिप्ट कर पाएगा जिसे मुझे भेजना था। तो यार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को फ़ोन लगा के पूछ रहा हूँ खाना खा लिया क्या, ये कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बट वही अगर कोई मिलिट्री या फिर NSG से रिलेटेड अगर कोई सिक्योरिटी वाली बात है, SPG जो कि मोदी जी की सिक्योरिटी वाली, इन्हें अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, कैन यूज़, फिर देखिए NFC इज डिजाइन फॉर यूज बाय डिवाइसेस विच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, ठीक है, ये कॉन्टैक्टलेस है। अब इसीलिए तो यहाँ पे नियर फील्ड लिखा है ना कि कॉन्टैक्टलेस होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ट्रैप है, ये है दोस्तों मीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्यू सेंटीमीटर होता ना तो ये सही आ जाता। अब याद करिए, मेट्रो का जो स्मार्ट कार्ड होता है, मेट्रो का जो टोकन होता है, ठीक है, ये कहाँ पे काम करते हैं, ये जब आप उस सेंसर के पास जाओगे तभी वो डिटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि आप
मेट्रो के एंट्रेंस गेट पे ही और वहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा, नहीं। तो ये तो मीटर से हो जाना चाहिए था, नहीं होता है, ये सेंटीमीटर डिस्टेंस से ही फॉलो होता है, तो ये गलत है। और बचा देखिए 1 और 3, यही हमारे यहाँ पे आंसर है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए एक डेटा वाला जो है ट्रिक यहाँ पे खेला गया है, सेंटीमीटर को मीटर से स्वैप कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, 1 और 3 इज करेक्ट। और बाकी देखिए यहाँ पे एनक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, डेटा एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द एरिया गोलन हाइट्स समटाइम्स इन न्यूज़। देखिए इजराइल पैलेस्तीन इतना ज़्यादा न्यूज़ में होता है, और ये इजराइल इनका ही पार्ट है, ठीक है। जो गोलन हाइट्स है ना, ये मिडल ईस्ट में हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो गोलन हाइट देखिए एक हिल है, ठीक है, इन सीरिया का जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन वैली और इजराइल, इनके मतलब एक ऐसे जैसे हिमालय सिर्फ हमारे ही का नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ का है, वैसे गोलन हाइट्स यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ जो है शेयर करती है, ठीक है। और बाकी देखिए, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए गोलन हाइट्स से रिलेटेड। और यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, देखिए गोलन हाइट्स व्हाट इज 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसराइल के जो जगह है, पैलेस्टाइन से रिलेटेड जो सिटीज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है, और अभी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इसराइल पैलेस्टीन, तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए आगे, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी क्या दर्शाता है। देखिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी मतलब, कन्वर्टिबिलिटी मतलब तुम इतना डॉलर लेके आओ और इतने रुपये के साथ एक्सचेंज कर लो, तो ये होता है कन्वर्टिबिलिटी। अब इसके दो होते हैं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। इंडिया में देखिए दोस्तों, यहाँ पे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अवेलेबल है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए डेवलपिंग इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसी नहीं, अलाउिंग वैल्यू ऑफ रूपी टू बी फिक्स एट मार्केट फोर्स, देखिए फिक्स, यहाँ तो सारा डिमांड सप्लाई पे काम होता है, ठीक है, जो सारा होता है। बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट्स इनटू गोल्ड, गोल्ड। और ये देखिए फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, देखिए यहाँ पे सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा की भी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आंसर क्या है हमारा, सी। बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर इकोनॉमी हमने थोड़ा भी पढ़ा है तो कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, उसके बाद देखिए करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम किसी भी बेसिक बुक में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी इनटू अदर करेंसी, तो आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेडिवल इंडियन स्टेट एंड प्रेजेंट रीजन, थोड़ा टफ क्वेश्चन में इसे कहूँगा, ठीक है, थोड़ा टफ कहूँगा। और वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री इनसे रिलेटेड, देखिए मेडिवल इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े टफ आते हैं। चलिए देखते हैं अभी क्या कह रहा है। कुलूटा, ये मालाबार रीजन को कहते हैं, ऐसा बोल रहा है। दुर्गरा जम्मू को कहते हैं, और चंपका सेंट्रल इंडिया को कहते हैं। अब ऐसे दिमाग लगा सकते हैं जैसे मैं बताऊंगा, देखिए कुलूटा, तो अगर आपने कुल्लू मनाली सुन रखा है तो कुल्लू मनाली है तो हिमाचल में, और ये मालाबार की बात कर रहा है, तो ये ऐसे गलत हो गया। मैं एक पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन टफ है मैं मानता हूँ, ठीक है। कुलूटा कुल्लू, फिर देखिए दुर्गरा जम्मू कश्मीर, ये तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। चंपका, देखिए यहाँ पे एक चंबा रीजन है, ठीक है, चंबा रीजन है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। अब आप कहोगे ये चंपका है तो ये चंबल रीजन भी हो सकता है, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। तो इसीलिए टफ क्वेश्चन कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 2 ओनली, ठीक है। दुर्गरा जम्मू कश्मीर को कहा जाता था। चंपका देखिए दोस्तों, ये चंबा रीजन है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। एंड कुलूटा, ये कुल्लू वाला रीजन है, ये कहाँ पे, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बाकी देखिए ऐसे 1 2 3 नाम है, जैसे कि उत्कला, ठीक है, हम हमारे राष्ट्रगीत में भी है उत्कल बंग, ठीक है। तो ये उत्कला देखिए ओडिशा वाले रीजन को कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए कामरूप, कामरूप डायनेस्टी, ये भी हम पढ़ते हैं। कामरूप कहाँ है, आसाम में है, ठीक है। फिर देखिए त्रिगर्त, ये जलंधर में है। तो ये कुछ मेडिवल इंडियन स्टेट और उनके नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, तो थोड़ा सा याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, गोदावरी रिवर कितने बार आ चुका है, ठीक है। अब ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी पूछा है हमें, गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होती है बताइए आप, ठीक है, कहाँ से हो रहा है, याद करिए याद करिए, मैंने बताया था कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सोन, सबका ओरिजिन आपको बताया था आपके भाई ने, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ओरिजिन है इसका, ये त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है नासिक में, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट वाले रीजन से ये हो जाता है ओरिजिनेट। अब यहाँ पे देखिए वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पेन्नार, ठीक है। अब वंशधारा जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको याद आ जाना चाहिए 2021 वाला क्वेश्चन, जहाँ पे पूछा था कि ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। देखिए वहाँ पे था, देखिए ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, वंशधारा, ऐसे 1 2 नाम थे। तो फर्स्ट तो नहीं है यहाँ पे, वंशधारा तो ईस्टर्न घाट से हो रही है, और ये हमारा कहीं वेस्टर्न घाट से गोदावरी जा रही है, यहाँ कहीं ईस्टर्न घाट में वंशधारा सिचुएटेड है। तो 1 तो हटाइए, बचा 2 3 4 एंड 2 3। अब 2 3 तो कॉमन है, मतलब इंद्रावती, प्राणहिता तो कॉमन है। पेन्नार, पेन्नार देखिए दोस्तों ट्रिब्यूटरी है ही नहीं, ये डायरेक्टली जाके बे ऑफ बंगाल को मिलती है।
वंशधारा भी देखिए डायरेक्टली जाके बे ऑफ बंगाल को मिलती है, तो ये किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ही नहीं, तो बचा क्या हमारा आंसर यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर तक पहुंचा जा सकता था। अभी थोड़ा जान लीजिए गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज के नाम। एक है पैनगंगा, ठीक है, पैनगंगा, वैनगंगा, ठीक है, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, उसके बाद है प्राणहिता, ठीक है, ये एनसीईआरटी में सारे मेंशन है। ठीक है, पेंच नाम की रिवर है एक, फिर एक सबारी नाम की रिवर है, फिर एक इंद्रावती नाम की रिवर है। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पे है ये आपका होमवर्क है, सर्च करिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है। फिर देखिए और यहाँ पे ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मांजरा नाम की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मांजरा, मंजीरा, प्रवरा नाम की ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, इनके नाम हमें पता होने चाहिए गोदावरी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो वंशधारा रिवर है दोस्तों, ये ओडिशा से ओरिजिनेट होती है, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है और वहाँ से बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो ओडिशा में इसका ओरिजिन है। ठीक है, पेन्नार रिवर, तो इसके बारे में याद रखिए। पेन्नार रिवर जो है दोस्तों ये कर्नाटका से राइज होती है। ठीक है, कौन सा हिल है, नंदी दुर्ग रेंज। ठीक है, नंदी दुर्ग रेंज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चेन्ना केसवा हिल भी उसे कहते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग। और ये देखिए आंध्र प्रदेश कर्नाटका से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, सॉरी, पहले कर्नाटका में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इन एरिया में इसका बेसिन है। बाकी हमने ये 2 चीज़ें देख ली। जो इंद्रावती रिवर है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, इंद्रावती रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, दंडकारण्य नाम की जगह है। दंडकारण्य नाम की जगह है कहाँ पे, ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो दंडकारण्य जगह से ओरिजिनेट होता है, जो कि हमारे ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, तो थोड़ा ये याद रखिए। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जो प्राणहिता रिवर है, ये 2 स्ट्रीम है, एक वर्धा नाम की स्ट्रीम आती है और एक जो है यहाँ पे वैनगंगा नाम की जो है स्ट्रीम आती है। इन दोनों के मिलने के बाद यहाँ पे प्राणहिता बनती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, ये महाराष्ट्र एंड तेलंगाना बॉर्डर के पास बनती है। तो देखिए चारों रिवर, इसके बारे में डिटेल में हमने देख लिया। ये क्यों मैंने यहाँ पे इतना डिटेल में कवर कराया, क्योंकि चांसेस है दोस्तों, प्राणहिता, इंद्रावती, वंशधारा, इन पे ऑलरेडी क्वेश्चन हम देख चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। आगे देखते हैं, व्हेन द बिल इज रेफर टू जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट हैज़ बीन पास बाय। ठीक है, तो ये जो जॉइंट सिटिंग अगर होती है, जो कि आर्टिकल कौन से में होता है, 108। और ये कैसे याद रखना है मैंने ऑलरेडी बताया था, 8 को ऐसे उल्टा लिख लीजिए, यहाँ पे एमपी लोकसभा के हैं और यहाँ पे राज्यसभा के। ठीक है, तो ये हमारा जो है 108 आर्टिकल है। तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग जो है होती है, तो बिल कैसे पास होता है, तो ये पास होता है दोस्तों सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग। यहाँ पे 3/4 नहीं, 2/3 नहीं, एब्सोल्यूट नहीं। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है। और यहाँ पे जॉइंट सिटिंग से अभी तक 3 जो बिल है यहाँ पे पास हुए आज तक। ठीक है, कौन से 3 बिल है वो, एक है तो ये याद रखता हूँ दोस्तों मैं, डीबीटी नाम से। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं। डी से आता है डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बी से आता है बैंकिंग सर्विस बिल, और पी से आता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। ठीक है, पोटा। ठीक है, ये तीनों जो है यहाँ पे जॉइंट सिटिंग से पास हुए थे आज तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रूव्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। कहता है नॉर्थ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र एंड अंडमान निकोबार। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, मैं सौराष्ट्र देख के हटा दूंगा क्योंकि एवरग्रीन तो यहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है, साउथ वेस्ट बंगाल, बंगाल मुझे लग सकता है कि हाँ मैनग्रूव्स है यहाँ पे, बट एवरग्रीन है या नहीं इसकी मुझे गारंटी है नहीं। नदर्न कोस्टल ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मुझे मैनग्रोव्स की गारंटी है, डेसिडियोस की गारंटी है, बट एवरग्रीन की गारंटी है नहीं। तो यहाँ पे तीनों की गारंटी कौन दे रहा है, अंडमान निकोबार इक्वेटर के पास सिचुएटेड है तो एवरग्रीन आ गया, कोस्टल एरिया के पास है तो मैनग्रोव आ गया, और डेसिडियोस तो यहाँ पे मिल ही जाता है। ठीक है, मिल ही जाता है इन द सेंस हम पढ़ते भी है और ये मिलता भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमें जो है ऑप्शन तक पहुँचना है। और देखिए अंडमान निकोबार वैसे भी यूपीएससी का फेवरेट होता है, जैसे कि हमने देखा था वो एक बनाना वेराइटी मिली थी, वो भी अंडमान निकोबार की थी। बैरन आइलैंड एक बार पूछा था, वो भी अंडमान निकोबार का था। तो समझिए, इस चीज़ को समझिए, सौराष्ट्र डेजर्ट है। ठीक है, तो ये हटा दीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा दोस्तों, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे डी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और कौन से यहाँ पे जो है वेजिटेशन मिल जाते हैं, तो ब्रैकिश, ठीक है, ब्रैकिश वाटर यहाँ पे होता है। ठीक है, स्वैम्प फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं, बैम्बू फॉरेस्ट भी यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्धा जी के लाइफ से कौन से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखिए दोस्तों 2014 में भी हमें देखने को मिलेगा, 2013-14 में। ठीक है, अवंती, गंधारा, कोशला, मगध। अब समझिए इसको। ठीक है, ये हमारा इंडिया वाला रीजन है। यहाँ कहीं देखिए बिहार जो हमारा ईस्टर्न इंडिया वाला है, जहाँ पे बुद्धा जो है इन्होंने अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्पेंड किया था। और अगर हमें यहाँ पे महाजनपदास पता है, तो देखिए अवंती यहाँ के एमपी में सिचुएटेड था। ठीक है,
गंधारा यहाँ कहीं अफगानिस्तान में था, तो बुद्धा इतने दूर तो नहीं गए थे, इतना तो हमें पता है, ठीक है। गंधारा तो गए ही नहीं थे, तो सेकंड हटाइए, बचा क्या 1 3 4 एंड 3 4, मतलब कौशल एंड मगध, ये हाईली चांस है कि कौशल एंड मगध में तो जा ही सकते हैं, ठीक है। और बचा देखिए अवंती, अवंती में भी वो नहीं गए थे, तो ये भी हट गया, आंसर क्या आ गया हमारा। सो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका आंसर आ गया डी 3 एंड 4, ठीक है। तो बुद्धा से एसोसिएटेड क्या है, विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धा एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धा, तो ये चारों क्या पूरा इंडिया भी आ जाता और पूरा वर्ल्ड भी आ जाता इसका आंसर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया था बुद्धा और उनकी फिलॉसफी ने, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचना है, ठीक है। आई होप आपको ये जो है समझ आ चुका होगा। बाकी देखिए बाकी रीजन कहाँ है, तो वज्जी जो रीजन है, वैशाली रीजन जो है, वहाँ पे भी बुद्धा जो है उन्होंने अपना समय बिताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आंसर है हमारा 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन में कहूँगा इसे, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। अगर आपने शंकर आईएएस पढ़ी है, या फिर आपने करंट अफेयर भी पढ़ा है एनवायरमेंट का, या फिर आपने बेसिक कहीं से एनवायरमेंट कवर किया है, तो सीधा आंसर है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 1987 में एग्री हुआ था और फोर्स में आया था 1989 में, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बनी थी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल हमने डिटेल में समझा है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, एनेक्स 1 कंट्री क्या है, याद करिए। नगोया प्रोटोकॉल देखिए हमने देखा था, ये क्या था, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था। देखिए गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाला कौन सा था, कार्टेजिना। और नगोया किससे रिलेटेड था, एक्सेसिबल बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड था, ठीक है। जो जेनेटिक रिसोर्स से जो बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड था नगोया। देखिए नगोया 2 बार रिपीट हो चुका है और CSE 2023 में भी आया है, ठीक है। नगोया 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर है हमारा बी, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाकी देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।